सन्माननीय महेशजी चव्हाण यांच्यातर्फे PS स्पोर्ट्स चषक 2024 या स्पर्धेसाठी 500 रुपयाचं डोनेशन आलेलं आहे. 501 रुपयाचं डोनेशन आलेलं आहे. मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. आणि पुन्हा एकदा विनंती असेल, गौलवाड़ी संघाचा 12वां खिलाड़ू. चलिए दोस्तों, ये मैच 4 ओवर का होगा और स्ट्राइकिंग एंड पर विजय घानेकर टीम के कैप्टन और उसी के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है तेजस काटकर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में सुनील के ऊपर. सनील के ऊपर. सनील राइट आर्म ओवर द विकेट. आहा, जोरदार अपील है कॉट बिहाइंड द विकेट का, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है. इस अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया. अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, मगर सनील ने पहली गेंद से बहुत ही बढ़िया लाइन को पकड़ा है. काबिले तारीफ, हालांकि पूरी तरीके से चक गए थे. यह अच्छा हुआ विजय के लिए कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई, वरना यहाँ पे उनका विकेट खतरे में पड़ सकता था. जी हाँ, इसमें दवा फुलर लेंथ और मिड ऑन में फील्डर मौजूद थे, उनके बगल से निकाल दिया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने एक लंबी तेज दौड़ लगाई और आखिरकार सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही उसे रोकने में कामयाब हुए. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार एफर्ट हमें देखने को मिला. 2 रन यहाँ पे अपने टीम के लिए सेव किए हैं. ये 2 रन बहुत मौल्यवान है. इन 2 रनों के साथ यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है, खाता खोला है विजय घानेकर ने अपना और अपने टीम का भी. सनील वरणकर फिर से एक बार. जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद बैकफुट पर जाकर और रूम बनाया और उस गेंद को कवर बाउंड्री की दिशा में खेला है और वहां पे गेंद को फील्ड करने में फिर से एक बार कामयाब हुए हैं. उस एक गेंद को फील्ड करने के लिए 3 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे थे. जबरदस्त एफर्ट, फिर से एक बार प्रभावित करने वाली यहाँ पे फील्डिंग, शानदार, कमाल. इस तरह का अगर एफर्ट हो और इस तरह से आपका जज्बा हो तो फिर आपके क्या कहने में कहूँगा, क्योंकि आपके टीम का हर एक जो मेंबर है कुछ ना कुछ आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये 11 खिलाड़ियों का खेल है. इक्का दुक्का आपकी टीम को नहीं जितवा सकता. एक मैच जीतेंगे, दूसरा मैच जीतेंगे, मगर उसके बाद आखिरकार आपको हार स्वीकारनी पड़ेगी. मगर ये देखिए स्टाइलिश शॉट, शानदार, ये जबरदस्त बैठक स्ट्रोक हमें देखने को मिला. अपने घुटने के बल बैठ गए, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ दिया हवा के रास्ते से. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए लाजवाबी स्ट्रोक था, लुभावना स्ट्रोक था, नेत्र दीपक, बहुत ही ऑस्टनिशिंग. क्योंकि ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं है, ना ही कोई भी कोच आपको नहीं सिखा सकता इस गेंद को इस तरह से खेले, यह अपने आप बनाना पड़ता है. जी हाँ, इसमें दबा खड़े एक जगह पर खड़े होकर, बिल्कुल हरकत नहीं थी, ना ही यहाँ पे फुटवर्क का इस्तेमाल था. ताकत के साथ प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही और विकेट कीपर के हाथों में. बिंदी गेंद के साथ सनील वरणकर ने यहाँ पे अच्छा कमबैक किया है. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. शॉर्ट स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, उसी के साथ बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और एक मिड ऑफ हमें नजर आता हुआ. 30 गज के दायरे के बाहर एक मिड विकेट और एक मिड विकेट डीप में है और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है. सनील वरणकर राइट आर्म ओवर द विकेट. आहा, फुलर लेन, फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास. हेलीकॉप्टर बनाकर उस गेंद को उड़ाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. और इसी के साथ ये बिंदी गेंद. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अच्छी शुरुआत में कहूंगा. 30 गज के दायरे का फायदा भी यहाँ पे उठाया है और दोनों भी बल्लेबाज अभी भी सही सलामत है. और उसी के साथ साथ गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. सारे खिलाड़ी, तकरीबन 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर होते हैं और वहां से बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना इतना आसान नहीं है. इनफैक्ट मैं बहुत ही मुश्किल कहूंगा. इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं. सौजन्य पाईकर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. सौजन्य को अब यहाँ पे कमबैक करना होगा, किफायती गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आज सुबह से विकेट किस तरह से खिल रही है.
विकेट यहाँ पे गेंदबाजों को सपोर्ट कर रही है, बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर रन बनाना, बड़े स्ट्रोक लगाना, और इसी वजह से यहाँ पे सीमित रन संख्या के ऊपर तलेखार टीम को अगर आप रोक सकते हो तो फिर ये मैच आप जीत सकते हो, क्योंकि इसके पहले तलेखार टीम ने यहाँ पे 85 रन भी बनाए हैं। बहुत ही तूफानी फॉर्म में है इस साल तलेखार टीम, स्पेशली विजय घाणेकर, उमेश घाणेकर और ये सलामी बल्लेबाज जिनके बल्ले से एक काफ़ी खूबसूरत शॉट देखने को मिला था, तेजस काटकर। सौजन्य पाईकर, लंबा रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा फॉलो थ्रू। हाँ, तेज तर्रार गेंद और देखिए सटीक निशाने पे, सही लाइन एंड लेन पर गेंद थी और पहले ही मन बनाकर एक अंदाजे के साथ ये शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले की दिशा में या लॉन्ग ले की दिशा में खेलने का प्रयास था विजय का, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं है और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज ने। गेंदबाज सौजन्य पाईकर फिर से एक बार उसी लाइन पर चकमा दिया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। सौजन्य पाईकर ने एक सुपरस्टार बल्लेबाज को चकमा दिया है, लगातार 2 गेंदों पर चकाया, क्योंकि विजय घाणेकर इस साल बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, ये हम सभी जानते हैं। हाल ही में जो काशीद में एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे भी मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से उन्हें नवाजा गया, एक बड़ा टूर्नामेंट था। जी हाँ, यहाँ पे रनआउट होने का खतरा मंडराता हुआ, ओहो, बाल बच गए। दूसरा रन लेने की कोशिश, स्ट्राइक अपने हाथों में रखने का प्रयास, मगर जान जोखिम में डाल दी थी। तकदीर वाले रहे कि यहाँ पे बच गए, अगर थोड़ा सा 1-2 सेकंड की भी देरी होती तो शायद रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, क्योंकि पहली 2 गेंदें बिंदी आने के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, रन बनाना चाहते थे, थोड़ी सी स्लोवर 1 गेंद थी, उसे वो ढीले हाथों के साथ पुश किया था और देख लिया था कि डीप में फील्डर तैनात है, वहाँ से गेंद जब तक वहाँ के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन लेने का मौका है, ये समझते उन्होंने दूसरा रन दौड़ कर पूरा किया था। अगली गेंद फिर से एक बार सौजन्य की, ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में डाल दिया है और अक्रॉस द लाइन खेला था और इसी वजह से साफ बॉल हुए विजय घाणेकर बैक टू द पवेलियन। शानदार विकेट, ये बहुत बड़ा विकेट है, सौजन्य बहुत खुश होंगे और सौजन्य को ये विकेट हमेशा याद रहेगी। इसी तरह से आप बड़े बनते हो, जब बड़े बल्लेबाज को आप आउट करते हो और स्पेशली बोल्ड करते हो, साफ बोल्ड होने के बाद जो आपका आत्मविश्वास होता है वो चरम पर होता है और उसका कोई तोड़ नहीं है और ऐसा समाधान भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये समाधान है, ये सुकून है और इसी सुकून के लिए क्रिकेट खेला जाता है। अब हम नहीं समझ सकते हैं इस सुकून को और इस उन्होंने क्या अचीव किया है, मगर अब उनके दिल और दिमाग पर यह सुरूर छाया हुआ कि विजय को मैंने साफ बॉल किया है। यह हमेशा अच्छी यादें उनकी जहन में रहेगी और आत्मविश्वास बढ़ाती रहेगी। विजय घाणेकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं उमेश घाणेकर। स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का और अब खेलने के तैयार है। सौजन्य ने मगर काफी प्रभावित किया है। ये देखिए फिर से एक बार बड़ा विकेट और हो सकता है। जी हाँ, गली की दिशा में फंसाया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को रखा, वहां से बाहर की तरफ निकाला और कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी उमेश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, एक मोटा सिरा लेकर गेंद बहुत देर तक हवा में और गली में जो भी फील्डर वहां पे तैनात है उन्होंने क्या कमाल का कैच लपका है और बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, इनफॉर्म बल्लेबाजों को चलता किया है। इन 2 बल्लेबाजों ने मुरुड तहसील में, उसी के साथ अलीबाग तहसील में, रोहा तहसील में भी अपने नाम का परचम इस साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से लहराया है। अब तलेखार की टीम चिंतित नजर आ रही है।
उनके खेमे में देखिए चिंता का वातावरण, थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण, क्योंकि 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, सूरज शेरगे स्ट्राइकिंग एंड पर और हैट्रिक की दहलीज पर। ऑन हैट्रिक सौजन्य, मगर शायद बॉलिंग मार पे कुछ यहाँ पे दिक्कत पेश आई उनको और इसी वजह से वो फिर से एक बार लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सौजन्य ने सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है हम सभी को। बल्लेबाजों को तो प्रभावित किया ही है, मगर हमें भी प्रभावित किया है। अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया है। फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर अंपायर जी की तरफ से इसमें दबा वाइड का इशारा। जी हाँ, ये अवे फ्रॉम द बॉडी था, बल्ला और गेंद की कोई मुलाकात नहीं थी, बहुत दूर तक बल्ला, मगर ये एक स्ट्रैटेजी होती है। और 42 जो क्रिकेट के लॉ है उसमें एक लॉ भी है, 31.1 लॉ नंबर है, और वो लॉ कहता है कि नो अपील नो आउट। इसी वजह से यहाँ पे अपील भी किया था, वाइड बचाना चाहते थे, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी। फिर से एक बार सौजन्य दौड़ पड़े हैं। आहा, जी हाँ, पहले ऐसा लग रहा था कि यह गेंद अच्छी होगी, मगर ऑप्शन के बहुत ज़्यादा बाहर थी। मगर बल्लेबाज भी मेरे ख्याल से गलत शॉट खेल गए थे, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। अगर ऑप्शन की बहुत ज़्यादा बाहर वाली गेंद वाइड करार दी जा रही है, मगर बल्लेबाज कहाँ पे खेल रहे थे, बल्लेबाज स्क्वायर लेग की दिशा में खेल रहे थे, तो थोड़ा सा ये अजीब लगा। बैक टू बैक 2 विकेट चटकाने के बाद ये लगातार 2 गेंदे वाइड कर चुके हैं सौजन्य। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, देखिए ये फर्क होता है और उसका फायदा भी मिला। जहां पे आप खेलना चाहते थे इसके पहले, वहां पे शायद 1 रन मिला होता, मगर ये देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे 4 रन मिले। सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ ये स्क्वायर कट, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में तकरीबन पहले ओवर में 11 रन थे और इस ओवर में 8 रन, यानी कुल मिला के 19 रन 9.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। मगर ये औसत काफ़ी नहीं होगा, ये तलेखार की टीम भी जानती है, उनके कैप्टन भी जानते हैं। अब इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ से रनों की संख्या को बढ़ाना और एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा करना, क्योंकि अगर 30-32 रन पर ही पहुँचेंगे या लुढ़केंगे तो फिर ये मैच निकालना या ये मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। मगर गेंदबाजी करने वाली टीम यही सोचेगी कि 30 के अंदर इन्हें रोकेंगे और उसके बाद फिर हम आसानी के साथ उसे चेस कर सकते हैं। यही उनका ख्वाब होगा, यही उनकी तमन्ना होगी। इसी बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, प्रजेश वरणकर के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है तेजस काटकर और सूरज शेड़गे, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रजेश के ऊपर, प्रजेश वरणकर। अलग अलग तरह के नाम, अलग अलग, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर उतना ही लुभावना ये स्ट्रोक। थोड़े से बदनसीब रहे क्योंकि जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अच्छी फील्डिंग, और इसी वजह से 1 ही रन मिला, वरना 4 रन यहां पे मिल सकते थे अगर गैप में खेला होता तो। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन था ये गेंद और बल्ले का। प्रजेश वरणकर का लंबा रनअप हम देख सकते हैं। हालांकि आजकल के जो गेंदबाज है वो शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार दूसरा रन चुराना चाहते हैं और चुरा भी लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल अगर होगा, एक दूसरे के ऊपर अगर भरोसा होगा, क्योंकि एक बार ठान लिया कि रन लेना है तो लेना है, बीच में अगर आप रुके तो फिर उसके बाद मुश्किल होती है।
रन आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रजेश ओवर रन कर फिर से एक बार। जी हाँ, इस मतलब अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही है, दो खिलाड़ियों के बीच में थी और इसी वजह से आसानी के साथ यहां पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। फिर से एक बार इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। 1-1 रन, 2-2 रन करे तो क्या करे, क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं। इस मैदान पर रन बनाना, इस विकेट के ऊपर रन बनाना बहुत मुश्किल होता हुआ। हालांकि हम सभी सोच रहे हैं कि आवाज के खिलाफ तलेखार ने इतने रन बनाए कैसे, कुछ समझ में नहीं आया, ना आवाज के ना हमारे। 85 रन बने और तकरीबन 45 रन से वो हारा मैच आवाज ने। जी हाँ, इसमें दबा परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बल्लेबाज ने खेला जरूर मगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे। 1 रन तो यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन, क्योंकि कल हमने देखा था कि 65 रन इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट था 5 ओवर के मैच में, और वो भी ग्रामीण टीम थे। और इसी वजह से चलो हम समझ सकते हैं, मगर ये सारे टीमें जो है प्रोफेशनल है और विलेज टू विलेज खेल रही है, तो 85 रन बहुत ज़्यादा रन बने थे। मगर अब यहाँ पे देखिए 1-1 रन के लिए तरसते हुए फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट, मगर दूसरे रन के लिए यहाँ पे दौड़ पड़े हैं और सही सलामत पूरा भी कर लेंगे। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या कमाल की दौड़ लगा रहे, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, अपने आप को तैयार किया है, जज्बात है, जुनून है और प्रैक्टिस में है। सबसे बड़ी बात कि टच में है, टच में रहना होगा आपको, क्योंकि ये खेल या कोई भी खेल क्यों ना हो, आपको मैदान में टच में रहना पड़ता है। और देखते देखते 2 रन यहाँ मुकम्मल कर लिए। 27 रन 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी। इसके बाद और 1 ओवर है। कुल मिला के 7 गेंदें अभी भी है, यानी अच्छा खासा स्कोर अब खड़ा हो चुका है। अगर ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। फिर से एक बार अंतिम गेंद बिंदी यहाँ पे आ चुकी है। अब अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करनी होगी। बेझिझक और बेधड़क शॉट तो खेलने होंगे, क्योंकि 10-12 रन अगर आते हैं और किसी भी हालत में 40 का आंकड़ा पार करते हैं ना, तो फिर ये मजबूत स्कोर हम कह सकते हैं। या कम से कम सम्मानपूर्वक स्कोर ज़रूर कहना होगा, क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं, ये तो पक्का है। अब अंतिम ओवर कौन लेके आता है, अंतिम ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है। पहले 3 गेंदबाजों ने तो शानदार गेंदबाजी की है, सही लंबाई, सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी की। पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 8 और तीसरे ओवर में भी 8 रन हमें देखने को मिले। अब अंतिम ओवर के लिए हर्ष महागावकर भी एक अच्छे गेंदबाज है। हालांकि कभी कभी दिन खराब होता है और उस वक्त बहुत सारे रन खर्च होते हैं, मगर वो टीम के लिए और टीम की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे तीनों भी गेंदबाजों ने अपना काम तो मुकम्मल कर लिया है। अब अंतिम ओवर में यश महागावकर अपनी टीम के लिए कितना योगदान देते हैं, कैसा योगदान देते हैं, ये देखना बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। देखिए किस तरह से फील्डिंग यहाँ पे सजाई गई है। ऑफ साइड की दिशा में डीप पॉइंट, उसी के साथ एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ लिया है। हो यश की पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर थी और ये अपील है रन आउट का, मगर अंपायर के ऊपर शायद उसका कोई असर नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मगर यश की तारीफ तो बनती है। हर्ष की पहली गेंद सही ठिकाने पे, सटीक निशाने पे थी, मिडल स्टंप पर थी, सीधा पैड से टकराई थी, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में फिर से एक बार इशारा करते हुए 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी शेष, मगर हर्ष महागावकर महागावकर
ओहो, इसमें तो फुल टॉस बनाकर खेलने का मौका तो था, मगर यहाँ पे मौके को खोया है। ओ, ये देखिए दूसरी बार गलती, और जहां पे 1 रन मिलना मुश्किल था वहां पे 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। ये खिलाड़ी पागल बना रहे हैं, दीवाना बना रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। रिस्क तो उठाना है, रन आने हैं कैसे भी आए। यहाँ पे बड़ा रिस्क उठाया और हर्ष के हाथों से वो थ्रो यहाँ पे टॉस हुआ, उसका फायदा मिला। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए ये सारे गुण यहाँ पे सीख कर आए हैं, क्योंकि इस तरह के रन चुराना, जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद है मगर नो मैंस लैंड में खाली क्षेत्र है वहां पे। इसमें तब दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है और ना ही बल्लेबाज ने यहाँ पे रिस्क उठाया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। अभी भी अंतिम 3 गेंदें आना बाकी है। यश की गेंदबाजी तो बहुत ही अच्छी रही है, मगर बल्लेबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छी गेंदों के ऊपर भी उन्होंने रन बनाए हैं। जैसे भी आए 1, 2 या 3 रन, मगर रन आए हैं। 27 होते हैं ना, क्योंकि 3 ओवर के बाद 27 थे। अब यहाँ पे तकरीबन 5 रन अभी तक उन्होंने जोड़े हैं पहले 3 गेंदों में। 3 गेंदे अभी भी आना बाकी। हर्ष मागावकर, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार बाउंसर देखने को मिला और उस बाउंसर के साथ छेड़खानी की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और शॉर्ट फाइनले की दिशा में कमाल का कैच। ये बिल्कुल आसान नहीं था, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा सबसे कठिन ये कैच था, क्योंकि बिहाइंड द विकेट गेंद बहुत ही फास्ट आती है, गोली की रफ्तार से आती है और इसी वजह से उसे कैच में तब्दील करना आसान नहीं होता। अगर वहां से गेंद छूटती तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती। हर्ष ने भी थोड़ा सा यहाँ पे राहत का सांस भरा होगा, राहत की सांस ली होगी, क्योंकि पहली 3 गेंदों में अच्छी गेंदें डालने के बावजूद उन्होंने 5 रन खर्च किए थे। यहाँ पे एक विकेट भी प्राप्त हुआ, उसी के साथ बिंदी गेंद आई। अब 2 गेंदें बची है। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में अब तक 5 रन खर्च किए हैं हर्ष मागावकर ने। ओहो, ये देखिए फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है। वो जानते थे कि पहले ही ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने बल्ले को तिरछा कर रहे हैं। गेंद को फुलर लेंथ रखा। शानदार गेंदबाजी, अच्छी सोच, होशियारी, बुद्धिमानी का क्रिकेट नजर आता हुआ हर्ष के जरिए से। अब यहाँ पे बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता करने के बाद अब हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। ऑन द हैट्रिक हर्ष मागावकर। दत्ता मागावकर उनके पिताश्री, जो कि क्रिकेट के बहुत ही चाहने वाले और क्रिकेट के लिए एक क्यूरेटर का काम भी करते हैं। रोहा में दावीर चषक जो होता है वहाँ पे बहुत मेहनत करते हुए विकेट बनाते हैं। और अगर मैच आप देख रहे हो दत्ता जी, तो आपकी मैं ज़रूर यहाँ पे याद ताज़ा कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके चिरंजीव बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आपने बहुत सपोर्ट किया है उनको, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि सुधागढ़ पाली में भी आप उसको लेके आए थे। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम 1 गेंद। देखिए माँ बाप का सपोर्ट होना बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसमें तब अब आए हाथ के गेंदबाज जैसे ही आए, लाइन वही रखा हर्ष ने और इसी वजह से चूक गए। जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं, अपने लाइन एंड लेन में बदलाव तो करना पड़ेगा, वरना नतीजा तो यही निकलेगा। वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। शायद राइट आर्म ओवर द विकेट कर रहे हैं, कुछ चेंज करना होगा टप्पे में, एंगल में या साइड में। बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइकिंग एंड पर सदानंद। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, फुलर लेन थी और उतना ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। अच्छा थ्रो, मगर गैदरिंग खराब। दूसरा रन फिर से एक बार चुरा लिया और तीसरा रन भी
हो, ये चौथा रन भी होगा क्या? नहीं 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 कमाल कर दिया। ये दीवाना बनाएंगे, किसी को पागल बनाएंगे। क्या लाजवाब। यहाँ पे 1 रन जहां पे था वहां पे 3 रन और चौथे रन की तैयारी। वाह, कमाल कर दिया है। तो दोस्तों ये पहले पारी की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में कितने रन खर्च किए हैं ये तो हम बताएंगे, मगर 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इन्हें 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बने हैं। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत, 37 रन चाहिए जीतने के लिए। इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं, यानी तकरीबन 9 रन हर ओवर में आया, ऐसा समझ लीजिए। पहले ओवर में 11 आए थे, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 8 और चौथे ओवर में 9। तो अब जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। हेलो, हॅलो, PS स्पोर्ट चषक 2024 आणि या स्पर्धेचा दुसऱ्या दिवशीचा आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीचा अंतिम सामना। यानंतर आपण पाहणार आहोत या 2 संघातून जो विजेता संघ असेल तो चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुल या संघासमोर क्वालिफायरचा सामना खेळताना दिसून येईल। परंतु तो संघ कोणता असेल? विरा इलेव्हन अमडोशी असणार की NDR वॉरियर्स जय बजरंग तळेगार संघ असणार, याची माहिती प्रेक्षकांना येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये नक्कीच कळून येईल। तत्पूर्वी आपण पाहतोय की विविध प्रदेश, विविध भाषा आणि विविध संस्कृतीने सजलेला आपला असा अखंड भारत देश आणि त्यातील श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आपली महाराष्ट्राची भूमी आणि त्यातला कोकणचा स्वर्ग ज्याला आपण म्हणतो असा आपला अलिबाग तालुका आणि आपल्या अलिबाग तालुक्यातील डोंगराच्या कुशीत वसलेलं असं सुंदर निसर्गरम्य वातावरणातलं बेलोशी असं गाव। आणि या बेलोशी गावात अर्थात खूप सारे परिश्रम घेऊन रक्ताचं पाणी करून सुसज्ज केलेलं असं बापदेव क्रीडा संकुल बेलोशीचं मैदान आणि या सुंदर अशा मैदानावर आपण पाहतोय राजन क्रिकेट क्लब बेलोशी यांच्या वतीने भरवला गेलेला PS स्पोर्ट चषक अशी ही सुंदर स्पर्धा। आतापर्यंत अतिशय सुंदररित्या ही स्पर्धा सुरू आहे। स्पर्धेचा दुसरा दिवस, उद्याचा दिवस अंतिम दिवस असेल जिथे आपण IPL फॉर्मॅटचे उर्वरित 8 संघ पाहणार आहोत। अर्थात IPL फॉर्मॅट म्हणजे जिथे आपण एकूण 7 खेळाडू गावचे आणि उर्वरित 4 खेळाडू जे आहेत हे आयकॉन स्वरूपात खेळताना पाहणार आहोत। तर रसिक प्रेक्षकांची गर्दी नक्कीच उद्याच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळेल। आज सुद्धा आपण गाव टू गाव हर फॉर्मॅटचे सामने पाहिले होते, परंतु आजच्या दिवशी बाजूच्याच गावात वळवली येथे बैलगाडीची स्पर्धा असल्या कारणाने आपण पाहतोय थोडीशी प्रेक्षकांची गर्दी जी आहे ही कमी पाहायला मिळते। तरी सुद्धा YouTube लाईव्ह अर्थात dreamscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा खूप सारे क्रिकेट प्रेमी आवर्जून पाहत असणार आहेत, यात मात्र शंका नाही आहे। या स्पर्धेत आपण पाहतोय खास करून या स्पर्धेत कुरुळ गावाने खऱ्या अर्थाने बाजी मारले असं म्हटलं तरी चालेल, कारण कालच्या दिवशी जो क्वालिफायरचा सामना झाला होता विरोधी संघ होते बापदेव कुरुळ विपक्ष PPF कुरुळ। त्यानंतर आजच्या दिवशी सुद्धा आपण पाहतोय क्वालिफायर राऊंडमध्ये जो संघ दाखल झालाय तो संघ सुद्धा कुरुळ गावचाच आहे, चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळ। यंदाचा हंगाम जो आहे ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा 2023-24 हा खास करून कुरुळ गावासाठी खूप लाभदायक आहे, जिथे आपण पाहिलं होतं की आझाद कुरुळच्या मैदानावर खूप साऱ्या भव्यदिव्य अशा स्पर्धा आपण पाहिल्या। PNB चषक असोत, तदनंतर ग्रामीण प्रीमियर लीग पर्व 3रा असोत, नुकताच आपण पाहतोय भंडारी प्रीमियर लीग सुद्धा आझाद कुरुळच्या मैदानावर सुरू आहे। आणि कुरुळ गावाने खूप सारी पारितोषिक कुरुळच्या संघांनी यंदाच्या हंगामात आपल्या नावे केलेली आहेत, जिथे GPLच्या पर्वामध्ये पर्व 3रा तिथे म्हात्रे ब्रदर्स कुरुळ हा संघ प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला होता। तर खऱ्या अर्थाने म्हणायचं झालं तर कुरुळ गाव यंदाच्या वर्षी घवघवीत यश संपादन करतोय ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या हंगामामध्ये। तर वळतोय खेळपट्टीकडे जिथे NDR वॉरियर्स जय बजरंग तळेगार संघ प्रथम फलंदाजी करत होता आणि 36 धावा प्रथम फलंदाजी करताना त्यांनी उभारल्या होत्या आणि 37 धावांचा बाटला करण्यासाठी विरा इलेव्हन आमडोशी संघ नुकताच खेळपट्टीवर त्यांच्या माध्यमातून अभिजित आणि सौजन्य हे 2 सलामीवरून
उभे असताना पहिला चेंडू टाकला गेला आणि या पहिल्या चेंडूवर एक धाव जमा करून आपल्या डावाचा श्री गणेशा केलाय फलंदाज अभिजित याने. 4 षटक आणि 36 धावा. वाटलं तर आपण पाहतोय की हे सोपं आव्हान दिसून येत आहे, परंतु वारंवार सांगण्यात येते की बापदेव क्रीडा संकुल बेलोशी या मैदानाची खेळपट्टी तेवढी सोपी नाहीये फलंदाजासाठी. इथे फटका मात्र फसलाय. एक सोपा झेल देऊन 0 या धावसंख्येवर गोल्डन डक स्वरूपात सौजन्य तंबूचा रस्ता पकडेल. धावसंख्या झाली आहे 1-1. नुकताच मी म्हटलं होतं की 36 धावा किंवा 37 धावांचा जो काही पाठलाग करायचा आहे, काहीसं खडतर आव्हान नक्कीच मानावं लागेल. निर्धारित 4 षटकामध्ये 9च्या धावगतीने धावा जमा केल्या होत्या तळेखार बो या संघाने. हाच तो संघ ज्याने पहिल्या फेरीमध्ये तब्बल 82 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये जमा केल्या होत्या, जिथे विजय घाणेकर असोत, उमेश घाणेकर असोत किंवा तेजस काटकर या तीनही फलंदाजांनी अक्षरशः धावांचा रती भोकला होता. चौकार षटकारांची आतिषबाजी केली होती. उमेश घाणेकर याने अष्टपैलू कामगिरी करत गोलंदाजी आणि फलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व गाजवलं होतं पहिल्या फेरीमध्ये. तदनंतर दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना जरी धावांचा रती भोगता आला नसला तरी सुद्धा 36 धावसंख्या निश्चितपणे डिफेंडिंग टोटल म्हणावी लागेल या मैदानावर. आणि तशाच पद्धतीची सुरुवात जी आहे गोलंदाज तेजस याने सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर करून दिले. सुंदर सुरुवात. 2 चेंडू 1 धाव 1 विकेट. षटकातील पुढील चेंडू सबमरीन टाईपची डिलिव्हरी. चेंडू टप्प्याला वळल्यानंतर खोलवर राहतोय. यष्टीरक्षक आपली कामगिरी चोख बजावतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली 1-1. 9ची धावगती चेस करताना सुद्धा राखावीच लागेल विरा 11 आमडोशी या संघाला. आणि या 9 धावा जमा करण्यासाठी किमान एक मोठा फटका प्रत्येक षटकामध्ये येणं तेवढंच गरजेचं असेल. आणि तो मोठा फटका आलाय. खऱ्या अर्थानं हा मोठा फटका आलाय, कारण 1 बाउन्स पद्धतीने चेंडू गेलाय लॉंग ऑनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. मी जेव्हा म्हटलंय मोठ्या फटक्याची आवश्यकता असेल या चेंडूवर, तेव्हा मोठा फटका येताना खूपदा मी पाहिलंय. जिथे एक सामना होता VCN क्रूड विपक्ष वाघराण, शेवटच्या चेंडूवर मी म्हटलं होतं की प्रसाद अर्थात पिंट्या फलंदाजी करत होता. या चेंडूवर जर मोठा फटका आला तर 40+ टोटल येईल आणि ती धावसंख्या थोडीशी डिफेंडिंग असू शकते. आणि पिंट्याने तो षटकार ठोकला होता आणि त्याच ज्या शेवटच्या 6 धावा क्रूड संघासाठी महत्वपूर्ण ठरल्या होत्या. इथे सुद्धा पुन्हा एकदा फटका बसला. सेम टू सेम ऍक्शन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळाली. जशा पद्धतीने सौजन्य बाद झाला होता तशाच पद्धतीने ओमकार सुद्धा झेल बाद स्वरूपात बाद होतोय. दुसरा हादरा बसेल विरा 11 आमडोश या संघाला 5 या धावसंख्येवर. तेजस सुद्धा अष्टपैलू कामगिरी करतोय. खास करून आपण विजय घाणेकर यांचाच वारंवार उल्लेख करतोय, ज्यांनी DCB ग्रुप काशीद या चषकामध्ये मालिकावीर असा बहुमान पटकावला होता. परंतु त्याहूनही उत्कृष्ट दर्जाची फलंदाजी आपण तेजस याच्या बॅटमधून 2ही सामन्यांमध्ये पाहिली आहे. आणि त्याच दर्जाची गोलंदाजी आपण तेजस काटकर याच्या माध्यमातून आता सुद्धा पाहतोय. त्यामुळे पूर्णतः जबाबदारी विजय घाणेकर यांच्या खांद्यावर आहे असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. आणि यंदाच्या हंगामात तळेखार हा संघ कशा पद्धतीने कामगिरी करतोय हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. आणि त्यालाच अनुसरून आता सुद्धा अतिशय सुरेख फलंदाजी झाली, तेवढ्याच दर्जाची गोलंदाजी सुद्धा होतीये. पहिल्या षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झाला आणि तेवढ्याच धाव फलकावर अर्थात 2-5 अशी सुरुवात झाली आहे. संघाचं नाव आहे विरा 11 आमडोशी. पॉवर प्लेचा षटक आहे. खऱ्या अर्थाने या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मोठे फटके येणं अपेक्षित होतं. एक मोठा फटका निश्चितपणे आला होता, एक चौकार आला होता, परंतु त्या चौकार येऊन सुद्धा मात्र 5 धावा धाव फलकावर लगावल्या गेल्यात. काहीशी दबावजन्य परिस्थिती नक्कीच पाहायला मिळेल विरा 11 आमडोशी संघाच्या माध्यमातून. जर या चेंडूवर मोठा फटका जर आला तर थोडंसं समीकरण बदलेल, अन्यथा उर्वरित 3 षटकामध्ये मेहनत करावी लागेल. आणि तो प्रयत्न झालाय फलंदाजाच्या माध्यमातून. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, परंतु चेंडू जातोय जवळपास बाउंड्री लाईनच्या नजीक चेंडू गेला होता. तिथे एक सांघिक कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली. तळेखारचे 3 क्षेत्ररक्षक तिथे प्रयत्न करत होते आणि त्यांच्या प्रयत्नाला नक्कीच यश आलंय. या चेंडूवर आल्यात 3 धावा आणि या 3 धावांच्या स्वरूपात धावफलक जाऊन पोहोचलाय 2-8 या आकड्यावर. अर्थात पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आल्यात. आवश्यक धावगती मी म्हटलं होतं की 9 धावा प्रत्येक षटकामध्ये येणं गरजेचं होतं, तर त्याच्या आसपास का होईना पहिल्या षटकामध्ये धावा आलेल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित जे 18 चेंडू असतील, 3 षटकं असतील, या 3 षटकामध्ये
29 धावा अजून जमा करावे लागतील, अर्थात क्वालिफायर राऊंड मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. संघाचं नाव आहे विरा 11 आमडोशी. तर 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 29 धावा. प्रतिषटक जर विचार केला तर 10 किंवा 9 धावा येणं तेवढंच गरजेचं असेल. क्वालिफायरचा सामना जो आहे नक्कीच पाहण्याजोगा असेल, जिथे एका बाजूला VCN कुरुळ संघाने आपले दोनही सामने आपल्या हातातून निसटून चालले होते. जसे यासिन सर म्हणाले, समोरच्या संघाच्या तोंडातून घास मात्र त्यांनी ओढून घेतलाय. दोनही सामन्यांमध्ये 2 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता शेवटच्या क्षणाला होती. एका वेळी आपण पाहिलं तर VCN कुरुळ संघ धावा डिफेंड करत होता आणि या 2 चेंडूमध्ये 4 धावा डिफेंड केल्या होत्या. गोलंदाज होता प्रणय धसाडे. तदनंतर 2 चेंडूत 4 धावांची आवश्यकता होती, परंतु यावेळी फलंदाजी करत होता VCN कुरुळा संघ आणि फलंदाज होता प्रणय धसाडे. आणि त्यावेळी प्रणयने षटकार ठोकून पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजयी घोषित केलं. आणि अशा पद्धतीने चेतन फुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळा संघ क्वालिफायर राऊंड मध्ये दाखल झालाय. तर त्यांचा विरोधी संघ कोणता असेल ही येणारी 3 षटकं आपल्याला माहिती पुरवून देतील. नवीन आलेला गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कवर उमेश घाणेकर. सुरेख चेंडू, सुंदर चेंडू. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय. फलंदाज होता अनिरुद्ध, जो अक्रॉस द लाईन येऊन या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु प्रयत्न पूर्णतः फसलाय. त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय, अर्थात तिसरा हादरा बसतोय विरा 11 आमडोशी या संघाला. यावेळी मात्र खराब परिस्थिती, खराब अवस्था फलंदाजी करणाऱ्या संघाची. अर्थात मागच्या सामन्यात उमेश घाणेकर याने मात्र फलंदाजी नव्हे तर गोलंदाजीमध्ये सुद्धा त्याच दर्जाची कामगिरी केली होती आणि सामन्यावरचा बहुमान जो आहे किंवा पुरस्कार जो आहे हा पण उमेश याला जाहीर केला होता. तर त्याच दर्जाचं क्रिकेट आता सुद्धा आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं फलंदाजीमध्ये या सामन्यामध्ये उमेश अपयशी ठरला, परंतु गोलंदाजीमध्ये आपण आपल्या संघाला निश्चितपणे योगदान देणार या इराद्याने पहिला चेंडू जो आहे हा टाकला गेला आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त केला. फलंदाज अनिरुद्ध याचा. हर्ष, ज्याच्या माध्यमातून आपण शेवटचं षटक पाहिलं होतं, हर्ष महागावकर, ज्याचं कौतुक सुद्धा यासिन सरांनी केलं होतं, तर तोच हर्ष खेळपट्टीवर फलंदाजाच्या स्वरूपात यावेळी उभा आहे. सामना करेल उमेश घाणेकर याचा. सुरेख चेंडू, आउटसाइड ऑफ स्टंप, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, पूर्णतः बीट केले हर्ष याला. सुरुवातीचे 2 चेंडू निर्धाव, त्यामुळे समीकरण बदललंय. अंतिम 16 चेंडू जिंकण्यासाठी 29 धावा. सामना अटीतटीचा होणार यात मात्र शंका नाहीये, परंतु शेवटच्या षटकामध्ये कमीत कमी धावा चेस कराव्या लागतील. अशा पद्धतीने फलंदाजी होणं तेवढंच गरजेचं असेल. चालू षटकातील पुढील चेंडू, सुंदर फटका, चांगलं टायमिंग, परंतु चेंडूच्या मागे तेजस काटकर, मात्र 1च धाव. सुरेख गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, मोठ्या फटका खेळण्यापासून फलंदाजांना वंचित ठेवतोय गोलंदाज उमेश. एकमेव चौकार आपण या इनिंग मध्ये पाहिला, तो सुद्धा ओमकार याच्या बॅट मधून, परंतु ओमकार सुद्धा तंबूत वरतलाय. जी काही जबाबदारी जी आहे ही हर्ष आणि अभिजित याच्या खांद्यावर असणार आहे. अक्रॉस द लाईन येऊन आपण पाहिलं होतं चेंडूला टोलवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु डिफेन्सिव्ह पद्धतीने चेंडू खेळून काढणं भाग पडलं अभिजित याला. निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण झालाय, मात्र 1 धाव खर्च करतोय उमेश. पूर्णतः वर्चस्व गाजवतोय गोलंदाजी करणारा संघ. धावा येणार तर कुठून येणार, कशा येणार. षटकातील पुढील चेंडू, इथे उलट्या हाताने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, नो मॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू जाऊन आदळलाय. चेंडूची फेक होईल तर पूर्वी धाव फलकावर 2 धावा पूर्ण होतील. घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो हम उंगली टेढ़ी करते हैं. जसं मी म्हणतो की धावा येणार तर कुठून येणार, कशा येणार. मोठा फटका तर येत नाहीये, एकेरी आणि दुहेरी धावांनी भागणार नाहीये आणि त्यामुळेच आपण पाहिलं रिव्हर्स स्विचचा अटेम्प्ट केला होता, परंतु तो अटेम्प्ट सुद्धा फसलाय. मात्र 2च धावा धाव फलकावर लगावल्या गेल्यात या चेंडूमध्ये. षटक क्रमांक 2 मधील अंतिम चेंडू, ऑन द मार्क उमेश. तर अंतिम चेंडूवर चेंडूला उडवलंय काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडूच्या मागे तेजस, चांगला प्रयत्न, चांगला अटेम्प्ट, परंतु चेंडू गेलाय सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. या षटकाराने पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये
जान निर्माण केले, सामना जिवंत ठेवलाय. सुरुवातीच्या 5 चेंडूमध्ये मात्र 3 धावा खर्च करत होता उमेश, परंतु शेवटच्या चेंडूवर 6 धावा खर्च करून थोडंसं का होईना हे षटक महागडं ठरलंय. 17 धावा धावफलकावर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. आता अंतिम 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि आवश्यक धावांचा विचार केला तर जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता असेल, अर्थात 12 चेंडू 20 धावा. थोडीशी धावगती वाढली आहे, 10च्या धावगतीने धावा जमा कराव्या लागतील. 24 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता होती. त्यावेळी आपण पाहिलं होतं की 9.3 किंवा 4 अशा धावगतीने धावा जमा करायच्या होत्या. त्यानंतर पहिल्या षटकामध्ये मात्र 8 धावा आल्या, त्यामुळे 18 चेंडू आणि 29 धावा असं समीकरण होतं. त्यामुळे 9.66 अशी धावगती राखायची होती. त्यानंतर दुसरं षटक जे होतं उमेशाचं, या षटकामध्ये 9 धावा आल्या, त्यामुळे उर्वरित 2 षटकामध्ये 20 धावा जमा कराव्या लागणार आहेत. अर्थात 10ची धावगती जी आहे ती मात्र राखावी लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 10 धावा जमा कराव्याच लागतील. संघाचं नाव आहे विरा 11 आमडोशी. लढत द्यायची आहे, संघर्ष करायचा आहे, मेहनत करायची आहे. खऱ्या अर्थानं लढता लढता हरलो तरी चालेल, त्याची खंत बाळगायची नाही आहे, परंतु हार मात्र पत्करायची नाही आहे. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना गोलंदाज स्वप्नील ऑन द मार्क. स्वप्नीलच्या माध्यमातून आलेला हा पहिला वहिला चेंडू ओव्हर पिच लेनचा चेंडू होता. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि एक सोपा सुंदर झेल. फलंदाज अभिजित, माय मिस्टेक, हर्ष बॅक टू द पॅव्हिलियन. हर्ष सुद्धा बाद झालाय. तब्बल 4 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेत. इथे धावांपेक्षा विकेटची बरसात मात्र होत आहे. मागचा सामना आपण पाहिला होता, पहिल्या इनिंगमध्ये 6 विकेट गमावल्या होत्या न्हावे या संघाने. तदनंतर विसेन कुरुल संघाने सुद्धा तब्बल 7 विकेट गमावल्या होत्या. अशा तब्बल 13 विकेट संपूर्ण डावामध्ये आपण पाहिल्या, संपूर्ण सामन्यामध्ये आपण पाहिल्या. इथे सुद्धा पहिल्या इनिंगमध्ये तब्बल 5 फलंदाज बाद झाले होते जय बजरंग तळेखार ब या संघाचे. त्याच्याच पाठोपाठ विरा 11 आमडोशी संघाचे आतापर्यंत 4 फलंदाज बाद झालेत. तर गोलंदाजीचा लेखाजोखा जर आपण पाहिला तर खूप सारे गोलंदाज असे असतील ज्यांच्या नावे खूप साऱ्या विकेट आपण पाहिल्यात. कालच्या दिवशी सुद्धा पीपीएफ कुरुळ संघाचा आदित्य घाडगे याने संपूर्ण दिवसभरात एकूण 10 विकेट्स आपल्या नावे मात्र केल्या होत्या. त्याच्या पाठोपाठ सुद्धा खूप सारे गोलंदाज असू शकतात. त्याचा लेखाजोखा आमच्याकडे निश्चितपणे आहे, किंवा तुम्ही युट्यूब लाईव्ह सुद्धा पाहू शकता. वळते खेळपट्टीकडे जिथे षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना दुसरा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज स्वप्नील काटकर. हाफ ट्रॅकरचा चेंडू होता, वेगवान चेंडू होता. बॅटच्या कडेला मात्र चेंडू लागलाय आणि फलंदाज सनील बॅक टू द पॅव्हिलियन. सनील आणि सौजन्य हे 2 स्ट्राईक गोलंदाज आपण पाहिले होते विरा 11 आमडोशी संघाच्या माध्यमातून. मागच्या सामन्यात आपण सनीलला सामनावीर घोषित केलं होतं, परंतु एक खेळवृत्ती दाखवून तो पुरस्कार सौजन्य याला त्याने दिला होता. काल सुद्धा भाग्येश पाटील याने आपला पुरस्कार जो आहे हा सुयोग पाटील याला दिला होता. असे खूप सारे मनाने मोठे असे खेळाडू आपल्या विभागात आहेत किंवा ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये आहेत, तर त्यांचं मी नक्कीच कौतुक करेन. तर सनील मागच्या चेंडूवर बाद झालाय. आणखीन एक धक्का बसतोय. संघाचं नाव आहे विरा 11 आमडोशी. तर या सुरुवातीच्या 2 चेंडूमध्ये 2 फलंदाजांना बाद करतोय. ऑन हॅट्रिक पाहायला मिळेल गोलंदाज स्वप्नील काटकर. तर या स्पर्धेची आणखीन एक हॅट्रिक होणार का? एक संधी निर्माण झाली होती स्वप्नील याच्यासाठी, परंतु त्या संधीचं सोनं मात्र करता आलेलं नाहीये. आतापर्यंत 3 गोलंदाज असे आहेत ज्यांनी या स्पर्धेत आपल्या नावे हॅट्रिक मात्र नोंदवली आहे. पुन्हा एकदा आदित्य घाडगे, तदनंतर सिद्धांत पोळेकर आणि तिसरा गोलंदाज अथर्व मोरे. तर असे 3 गोलंदाज आहेत ज्यांच्या नावे या स्पर्धेमध्ये खास करून हॅट्रिक आपण पाहिली होती. तर पुन्हा एकदा आपण पाहिलं होतं या षटकामध्ये सुद्धा स्वप्नीलला एक हॅट्रिक नोंदवण्याची संधी होती. संधी मात्र हुकली, परंतु आतापर्यंत अतिशय सुंदर असा षटक. मात्र 1 धाव खर्च करतोय सुरुवातीच्या 3 चेंडूवर. आपल्या संघाला फ्रंट फुटवर आणतोय.
18 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतिम 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि आवश्यक धावांचा विचार केला तर 19 धावांची गरज. अभिजित सलामीला आलेला फलंदाज पहिल्या चेंडूपासून खेळपट्टीवर स्थिरावलेला आपण पाहतोय, तरी सुद्धा धावा कोणत्याही पद्धतीने अभिजितच्या माध्यमातून सुद्धा येत नाहीत. या चेंडूवर सुद्धा एक धाव. आणखीन एक फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. प्रजेश नुकताच धावबाद स्वरूपात बाद झाला, त्यामुळे 6 बाद 19 अशी धावसंख्या आपल्याला स्कोअर बोर्डवर पाहायला मिळते. समीकरण काहीसं कठीण होऊन बसलंय. 4 चेंडूचा खेळ सुद्धा पूर्ण झालाय, त्यामुळे अंतिम 8 चेंडू जे काही दिले जातील विरा 11 आमडोशी या संघाला, या 8 चेंडू मध्ये तब्बल 18 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 18 धावा चेस कराव्या लागतील किंवा जमा कराव्या लागतील, कंप्लीट कराव्या लागतील, तरच कुठेतरी आपण क्वालिफायर राऊंड मध्ये पोहोचू शकतो. अन्यथा आपल्याला माघारी परतावं लागेल, या स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागेल. हे निश्चितपणे ठाऊक असेल विरा 11 आमडोशी या संघाला. तर पुढील चेंडू स्वप्निलच्या माध्यमातून फलंदाज अभिजित याच्यासाठी हाफ ट्रॅकरचा चेंडू होता. चेंडू मात्र उडवलाय, चेंडूच्या खाली तेजस काटकर. फलंदाज अभिजित बॅक टू द पॅव्हिलियन. अर्थात करे भी तो क्या करे, बॅटला चेंडू कनेक्ट तर होतोय परंतु बाउंड्रीच्या बाहेर मात्र जात नाहीये. हीच ह्या मैदानाची खासियत आहे, हीच या खेळपट्टीची खासियत आहे. तुम्हाला शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील, थोडासा जोरदार प्रहार करावा लागेल. इथे टायमिंग पेक्षा थोडासा ताकदीला सुद्धा महत्व द्यावं लागेल, तरच कुठेतरी चेंडू जो आहे हा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊ शकतो. अन्यथा तुम्हाला एकतर बाद व्हावं लागेल. तर 7वा फलंदाज बाद झालाय. एक बाजू सांभाळून ठेवली होती अभिजित याने. आपल्या सोबतचे 6 फलंदाज एकामागोमाग एक बाद होत होते, तरी सुद्धा अभिजित पहिल्या चेंडूपासून खेळपट्टीवर स्थिरावला होता, तरी सुद्धा अभिजितला यश मात्र आलेलं नाहीये. अंतिम चेंडू षटक क्रमांक 3 मधील स्वप्निल याच्या माध्यमातून. इथे सुंदर फटका इनसाइड आउट पद्धतीचा आपण वायडी श्रीलंका बदलावा फटका पाहतोय. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक, चेंडूची अडवणूक होते, फेक होते, तत्पूर्वी धाव फलकावर आणखीन एक धाव. तिसरं षटक पूर्ण झालंय आणि 7 बाद 20 इथपर्यंत मजल मारतोय. संघाचं नाव आहे विरा 11 आमडोशी. आता अंतिम षटक प्रगतीपथावर असेल. 6 चेंडू दिले जातील, शेवटचे 6 चेंडू विरा 11 आमडोशी गवळवाडी या संघासाठी. या 6 चेंडू मध्ये तब्बल 17 धावा जमा कराव्या लागतील. म्हटलं तर खूपच कठीण परंतु सोपं सुद्धा ठरू शकतं. सुरुवातीचे 3 चेंडू जे आहेत हे या सामन्याचा बऱ्यापैकी निकाल जे आहे हे प्रेक्षकांना सांगून देतील. लोअर डाऊन ऑर्डरचे फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावर. 8 फलंदाज बाद झालेत, शेवटचे 3 फलंदाज शिल्लक, त्यातील 2 फलंदाज खेळपट्टीवर उभे आहेत. यानंतर जो फलंदाज येईल तो शेवटचा फलंदाज असेल. तब्बल 8 फलंदाज. आणि कालच्या दिवशी सुद्धा असे 2-3 सामने पाहिले होते जिथे 8 फलंदाज कोणत्या तरी संघाचे बाद होताना आपण पाहिले होते. आणि आता सुद्धा तीच परिस्थिती विरा 11 आमडोशी संघासाठी. तर अंतिम षटक 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 17 धावा. ओव्हरपिच लेनचा चेंडू, चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक, सुरेख, अप्रतिम, सुंदर, अविश्वसनीय, अचंबित करणारा झेल. फिल्डरचं नाव आहे अजय, ज्याच्या नावामध्येच जय आहे, ज्याला कोणीही पराजित करू शकत नाही असा अजय. आणि मित्रांनो अशाच पद्धतीचा झेल आपण मागच्या सामन्यात सुद्धा पाहिला होता आणि संघ सुद्धा हाच होता, एनडीआर वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार. आणि त्यावेळी झेल टिपला होता स्वप्निल काटकर याने. अर्थात अजय याच्यासाठी आदरणीय महेशजी चव्हाण यांच्या माध्यमातून या झेलसाठी ₹100चं बहुमूल्य असं पारितोषिक. अजयचं नक्कीच मनापासून कौतुक, तसेच महेशजी चव्हाण यांचे मनापासून आभार. हे ₹100चं पारितोषिक नक्कीच अजयचं मनोबल वाढवणारा असेल. अर्थात सामन्याला कलाटणी मिळाली असती, या जर चेंडूवर षटकार आला असता थोडीशी रंगत निर्माण झाली असती, परंतु षटकार आलेला नाहीये. फलंदाज बाद झालाय. तर शेवटचा फलंदाज क्रीजवर आलाय आणि तंबूत परतता वाचलाय. ऑल आउट जवळपास होऊ शकला असता विरा 11 आमडोशी हा संघ, परंतु सोपा झेल निसटलाय. सामना अजूनही जिवंत
अजयचाच मला वाटतं बंधुराज होता. आपल्या बंधुराजाकडून थोडेसे धडे घेणे गरजेचं होतं क्रिकेटचं, खास करून क्षेत्ररक्षणाचे धडे घेणे गरजेचं होतं. आपल्या भावाने एक कठीण झेल टिपला आणि आपण मात्र एक सोपा झेल सोडतोय. तर 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावा. स्लोअर 1 चेंडूच्या मागे पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक. एकदा तर पूर्ण होईल, दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न नसणार आहे. एक शेवटचा फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवर आलेला आहे. शेवटची विकेट. पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये 9 विकेट आपण पाहिलेले आहेत. आतापर्यंत 8 विकेट्स हा एक रेकॉर्ड होता. यावेळी 9 फलंदाज बाद झालेत विरायले आमडोशी संघाचे. अंतिम फलंदाज खेळपट्टीवर. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावा. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर चेंडू, परंतु पंचांनी या चेंडूवर आक्षेप नोंदवला आहे. पंच संकेत पाटील यांच्या माध्यमातून अवांतर चेंडूची घोषणा होती आहे. आयोजकांच्या माध्यमातून मी खऱ्या अर्थानं पंचांचे सुद्धा कौतुक करेन. कुरुळगावचे 2 खेळाडू स्वप्नील वाळन, संकेत पाटील. इथे पुन्हा एकदा स्लोअरांचा मारा. बॅटच्या कडेला मात्र चेंडू लागेल. एकच धाव पूर्ण होईल. याचाच अर्थ या सामन्यामध्ये शिल्लक राहील ती म्हणजे मात्र औपचारिकता, फॉर्मॅलिटी. आणि फॉर्मॅलिटी उर्वरित 2 चेंडू मध्ये नक्कीच पूर्ण होईल. गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्या माध्यमातून विजय घाणेकर स्वतः गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता शेवटचा खेळाडू सुद्धा शिल्लक आहे. ऑल आउट करण्याची अजूनही संधी आहे जय बजरंग तळेखार व या संघाला. तर आपला विरोधी संघ ऑल आउट होणार का? तर हा चेंडू निसटलाय. लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये चेंडू अडवला जातोय. तत्पूर्वी धाव फलकावर आणखीन एक धाव. तर अंतिम चेंडू शिल्लक. मात्र 37 धावा चेस करायच्या होत्या 4 षटकांमध्ये, परंतु आतापर्यंत 25 धावाच धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अंतिम चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावा. आणि शेवटचा विकेट. अर्थात ऑल आउट झालेला नाहीये विरायले आमडोशी या संघ. त्यांच्या पुढच्या काही स्पर्धांसाठी थोडासा का होईना मनोबल मात्र वाढेल. आपण ऑल आउट झालेले नाहीयेत. तर 9-25 ही अंतिम धावसंख्या. अर्थात क्वालिफायर राऊंड मध्ये जाऊन पोहोचलाय. संघाचं नाव आहे NDR वॉरियर्स जय बजरंग तळेखार ब. दोनही संघांच्या संघनायकांना एका बाजूला चेतरफुंडे पुरस्कृत VCN कुरुळ आणि दुसऱ्या बाजूला नुकताच जो संघ विजयी ठरला NDR वॉरियर